बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर 8 बायो एनर्जेटिक्स के लास्ट टॉपिक है आज हमारे पास, डिफरेंस बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। हमने फोटोसिंथेसिस को भी डिटेल के साथ पढ़ा, फिर हमने रेस्पिरेशन को भी डिटेल के साथ देखा। तो अब हम देखेंगे कि दोनों के अंदर कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो डिफरेंट हैं या कहाँ कहाँ पर इनके दरमियान अगर कंपैरिजन हम करते हैं तो फ़र्क आ रहा होता है। तो ये चीज़ें सारी आपने पढ़ी हुई हैं, जस्ट उसको समराइज़ कर रहे हैं, हम इकट्ठा कर रहे हैं ताकि कंपैरिजन करने में हमें आसानी रहे। तो डिफरेंस पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा अहम, ये शॉर्ट और लॉन्ग दोनों ही तरह से क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में, तो इसको आपने अच्छी तरह से समझ लेना है। इस साइड में मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स फोटोसिंथेसिस आ गई और यहाँ पर हमारे पास रेस्पिरेशन आ गया। अच्छा, सबसे पहली जो हमारे पास खसूसियत हम देखेंगे दोनों के अंदर, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के अंदर, वो है टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म के मेटाबॉलिज्म की कौन सी टाइप्स इनमें होती है। अब मेटाबॉलिज्म की अगर हम बात करते हैं तो इसमें अगर मैं फोटोसिंथेसिस को लिखूं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये लाइट की मौजूदगी में, सनलाइट की मौजूदगी में एक दूसरे के साथ मिलेंगे और मिलकर क्या बनाएंगे, C6H12O6 प्लस साथ में क्या बनेगा, ऑक्सीजन। अब अगर इधर गौर करें कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये एक छोटा मॉलिक्यूल है और ये जो ग्लूकोज है जी हमारे पास, ये क्या है, एक बड़ा मॉलिक्यूल है। तो छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर क्या बना रहे हैं, बड़े मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो इस प्रोसेस को फिर हम क्या नाम देते हैं, एनाबॉलिज्म का नाम देते हैं। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर कोई बड़ा मॉलिक्यूल बना रहे हों, तो इस तरह के प्रोसेस को हम एनाबॉलिज्म का नाम देंगे। और फोटोसिंथेसिस हमारे पास फिर क्या हुआ, एनाबॉलिज्म। अगर रेस्पिरेशन की बात करें तो यही जो रिएक्शन अगर इसको उल्ट कर लें पीछे को, मतलब कि ग्लूकोज टूटेगा और किसमें चेंज हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर। तो यहाँ पर क्या हो गया, बड़ा मॉलिक्यूल टूट के छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये हमारे पास कौन सा टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म आ गया, इसको हम बोलेंगे कैटाबॉलिज्म का नाम। ये मैंने आपको शुरू में याद करवाते हुए एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, तो मैंने आपको बताया था C फॉर कट एंड C फॉर कैटाबॉलिज्म। तो जिसमें कट होके या मॉलिक्यूल्स टूट के छोटे हिस्सों में ब्रेक डाउन हो जाए, उसे हम क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिज्म। तो रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है ये कैटाबॉलिज्म का हमारे पास प्रोसेस आ जाएगा। अच्छा, अब दूसरी अगर हम बात करते हैं, एनर्जी इन्वेस्टमेंट और प्रोडक्शन। अब एनर्जी कितनी हमें लगानी पड़ रही है, और दूसरे नंबर पे एनर्जी जो प्रोडक्शन हो रही है वो हमें किस तरह से प्रोड्यूस होती है। तो दोनों के अंदर देखते हैं। फोटोसिंथेसिस की डियर स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो जो एनर्जी है फोटोसिंथेसिस के अंदर सूरज से आ रही होती है, सन से आ रही होती है, और उस एनर्जी को क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। अब ये जो एनर्जी को स्टोर किया जाता है वो किस फॉर्म के अंदर स्टोर किया जाता है, ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एनर्जी के तौर पर इसको क्या कर लिया जाएगा, स्टोर कर लिया जाएगा। अच्छा, अब ये जो कार्बन हाइड्रोजन बेसिकली क्या है, ग्लूकोज, मतलब ग्लूकोज की फॉर्म में उसमें कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्डिंग होती है, और ये जो बॉन्ड है इसके अंदर जो एनर्जी हो गई वो एनर्जी सनलाइट वाली जो एनर्जी थी वो इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट आप कह लें कि हो चुकी है। अच्छा, फिर अब रेस्पिरेशन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या होगा, यही जो स्टोर एनर्जी होगी जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्म में है, इसी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक डाउन किया जाएगा, और ब्रेक डाउन करने पर हमें जो एनर्जी हासिल होगी उसको किस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर लिया जाता है, एटीपी के अंदर। या वो एनर्जी किस फॉर्म के अंदर प्रोड्यूस होती है, एटीपी फॉर्म के अंदर प्रोड्यूस होती है। तो इस तरह से हमें एटीपी की फॉर्म के अंदर एनर्जी मिलती है। और इस एटीपी को, अब क्योंकि ये रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है सेल के अंदर हो रहा होता है, तो इस एटीपी को कौन यूज करेगा, सेल। और सेल क्या करेगा, सेल के अंदर होने वाले जो मुख्तलिफ एक्टिविटीज या केमिकल रिएक्शंस हैं उनको परफॉर्म करने में ये एनर्जी यूज होगी। अच्छा, फिर हमारे पास नेक्स्ट जो अगली कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती है वो है ऑर्गेनिजम्स कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग दिस प्रोसेस। ऐसे कौन से जानदार हैं जिनके अंदर ये वाले प्रोसेस होते हैं, मतलब ऐसे कौन से जानदार हैं जिनमें फोटोसिंथेसिस होती है और ऐसे कौन से जानदार हैं जिनमें रेस्पिरेशन का प्रोसेस होगा। तो फोटोसिंथेसिस क्योंकि लाइट से तल्लक है, दूसरा प्लांट्स के साथ तल्लक है, तो सबसे पहले तो हमारे पास ये इसमें कौन आ गया, प्लांट्स आ गए। तो प्लांट्स के अंदर ये होता है। फिर इसके अंदर अगर और हम ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो इसमें एल्गी भी आ जाएंगे, उनके अंदर भी फोटोसिंथेसिस होती है, और कुछ बैक्टीरिया आ जाएंगे। तो इसके साथ में सम बैक्टीरिया लिख देता हूँ। बेसिकली ये जो बैक्टीरिया हैं
जिनके अंदर फोटोसिंथेसिस होती है, इस तरह के बैक्टीरिया को हम क्या नाम देते हैं? फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया का नाम देते हैं। तो ये डियर स्टूडेंट्स आपके पास ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर क्या होती है? फोटोसिंथेसिस होती है। अब रेस्पिरेशन क्या है? सांस लेने का अमल। वो चाहे ये जो मैंने नाम लिखे हैं तीनों ये हों या इसके अलावा जितने भी जानदार है लिविंग ऑर्गन सारे ही क्या करते हैं? रिस्पायर कर रहे होते हैं। तो ये रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है ये ऑल ऑर्गेनिजम्स में होता है। अब इसकी बस शर्त ये है कि आपके पास वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होना चाहिए। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सारों के अंदर ही रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है। फिर नेक्स्ट हमारे पास जो बात आ जाती है वो है साइट ऑफ अकरेंस। साइट ऑफ अकरेंस से मुराद डियर स्टूडेंट्स ये है कि ये जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस या रेस्पिरेशन ये कहाँ कहाँ पर हो रहे हैं? साइट क्या है, उसकी जगह क्या है, लोकेशन क्या है? तो अगर हम फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं ये हमें पता है कि प्लांट्स में हो रहा होता है और प्लांट्स के कौन से पार्ट के अंदर हो रहा होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर हो रहा होता है। और अगर फर्दर आप इसकी और डेप्थ के अंदर जाएं तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये कहाँ पर हो रहा होता है? थैलाकॉइड। और थैलाकॉइड के अंदर ये कहाँ पर हो रहा होता है? क्लोरोफिल के अंदर ये प्रोसेस सारे का सारा परफॉर्म हो रहा होता है। या आप कह सकते हैं थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के ऊपर भी ये प्रोसेस हो रहा होता है। आपकी बुक में जस्ट ये बात लिखी है कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर हो रहा है, आपने इसको याद रखना है। और क्लोरोप्लास्ट कहाँ पर होते हैं? प्लांट्स में मौजूद होते हैं मोस्टली। तो अब रेस्पिरेशन की अगर हम बात करते हैं तो ये कहाँ पर होते हैं? ये एक तो आपके पास साइटोप्लाज्म के अंदर हो रही होती है रेस्पिरेशन, और बाकी जो रेस्पिरेशन है वो कहाँ पर हो रही होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रही होती है। अब इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं एक चीज़ की एडिशन करता चलूँ कि ये जो साइटोप्लाज्म है यहाँ पर कौन सा प्रोसेस हो रहा होता है? डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस हो रहा होता है। और बाकी जो दोनों प्रोसेस हैं ये मैंने इधर लिखा भी हुआ है, क्रेब्स साइकिल और ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आ जाएगा। ये मैं इधर शॉर्ट फॉर्म में इसको लिख रहा हूँ, क्रेब्स साइकिल प्लस हमारे पास आ जाएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये दोनों जो प्रोसेस हैं ये कहाँ पर हो रहे होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहे होते हैं। तो इसको आपने याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा टाइम ऑफ अकरेंस। टाइम ऑफ अकरेंस मतलब जब ये काम हो रहे होते हैं तो किस टाइम होते हैं? तो बड़ा सीधा सा इसका भी आपने याद रखना है, फोटोसिंथेसिस लाइट की मौजूदगी में ये प्रोसेस होना है। तो मतलब ये कब होगा? हमारे पास लाइट कब मौजूद होती है? डे लाइट में, या आप कह लें कि डे टाइम आप इसको लिख सकते हैं। तो दिन के टाइम या जो दिन की रोशनी होती है उसके अंदर फोटोसिंथेसिस मोस्टली हो रही होती है हमारे पास। मतलब ये दिन के टाइम प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का। और रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें तो ये 24 घंटे हर एनिमल के अंदर हो रहा है। सांस चाहे रात हो दिन हो या कोई भी टाइम हो उसने सांस जानदार ने लेना ही लेना है। तो ये ऑल टाइम ही हमारे पास हो रहा होता है, इसका कोई टाइम नहीं, हर टाइम ही जानदार क्या कर रहा होता है? सांस ले रहा होता है। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स ये डिफरेंस हमारे पास कंप्लीट हो गया। आई होप कि आप लोगों को ये समझ आ गई होगी। इसमें आपने ये चीज़ें याद रखनी है, थोड़ा सा इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है जो पीछे से आप पढ़ के उनको याद रखेंगे आपको बड़ा आसानी से ये चीज़ें याद हो जाएंगी। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ये एक फिगर आपकी बुक में है, नंबर ऑफ एटीपीज। अब हम काउंट करेंगे कि टोटल जो एटीपीज हैं वो कितने बनते हैं इस पूरे रेस्पिरेशन के प्रोसेस के अंदर। या हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि टोटल अगर हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एटीपी हमारे पास कितने बनेंगे। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स इसमें आपको पता है 3 स्टेप होंगे, एक ये ग्लाइकोलिसिस, दूसरा ये क्रेब्स साइकिल और तीसरा ये जो मैंने बाहर इधर निकाल के लिखा हुआ है ये सारा हमारे पास क्या है? अगर मैं इसको इस तरह से दिखाऊं तो ये हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रॉन। इसको हम इधर से दिखा देते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ई टी, और ये हमारे पास क्या आ गया? सी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो अब वन बाई वन चले इन्हें देखते हैं। तो सबसे पहला जो प्रोसेस जिसे हम ग्लाइकोलिसिस का नाम देते हैं इसमें ग्लूकोज टूटता है और 2 पायरोविक एसिड्स के अंदर चेंज हो जाता है। तो जब ये 2 पायरोविक एसिड के अंदर चेंज हो रहा होता है तो यहाँ पर हमारे पास क्या बनता है? 2 एटीपी बनते हैं। तो ये डियर स्टूडेंट्स आपने याद रखना है, ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस के अंदर हमारे पास कितने एटीपी बन रहे हैं? 2 एटीपी बन रहे हैं। अच्छा, फिर नेक्स्ट जब ये पायरोविक एसिड आगे फर्दर कन्वर्ट हो रहा होता है एसिटाइल को ए के अंदर तो ये 2 NADH यहाँ से रिलीज होते हैं। अब एक चीज आपने याद रखनी, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब ये जो हमारे पास एक NADH है ना,
ये कि हमें कितने एटीपी प्रोवाइड करेगा, 3 एटीपी प्रोवाइड करेगा। फिर इसी तरह से FADH2 की अगर हम बात करते हैं तो एक FADH2 हमें कितने एटीपी प्रोवाइड करेगा, 2 एटीपी। इस चीज को आपने याद रखना है, तो आपको ये आगे समझने में आसानी रहेगी। अब यहाँ पर 2 NADH बने, तो एक 3 दे रहा है एटीपी, 2 कितने देंगे, 6 देंगे। अब 6 में से 2 ये पहले ही इधर यूज हो चुके होते हैं, या 2 पहले ही निकल चुके होते हैं, और पीछे हमारे पास कितने एटीपी रह जाएंगे, 4 एटीपी। तो यहाँ पर टोटल हमारे पास कितने बनेंगे, 4 एटीपी। फिर जब ये रास्ते में 2 NADH और बन रहे होते हैं पायरोविक एसिड से, जब एसिटाइल को ए के अंदर ये ट्रांसफर हो रहा होता है, पायरोविक एसिड कन्वर्ट हो रहे होते हैं एसिटाइल को ए में, 2 NADH और बनते हैं। तो एक NADH में 3 एटीपी, तो 2 के अंदर कितने हो गए, 6 एटीपी इधर प्रोड्यूस होंगे हमारे पास। और फिर जब ये क्रब साइकिल में आगे एसिटाइल को ए के बाद जो रिएक्शन है आपका वो कहाँ पर चला जाएगा, क्रब साइकिल में दाखिल हो जाएगा। तो क्रब साइकिल में 2 एटीपी वैसे हमारे पास बनेंगे, 6 NADH बनेंगे। 6 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कितने आ जाएंगे, 18 एटीपी। तो 18 एटीपी इधर से बने, और FADH2 में मैंने कहा 2 एटीपी होते हैं, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एटीपी कितने आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे। अब अगर हम इन सारों को अकाउंट कर लें, टोटल कर लें इनका, तो ये हमारे पास कितने एटीपी बनेंगे, 2 ये हो गए, 4 ये, 6 एटीपी हो गए, 6 और ये 6 ये हो गए 12, 12 और 2 ये कितने हो गए जी हमारे पास 14, 14 और 4 ये हमारे पास हो गए 18, 18 और 18 हमारे पास कितने हो गए, 36 एटीपी हो गए। तो इसमें डियर स्टूडेंट्स हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ एटीपी बनेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन में 36 एटीपी बनेंगे। इसको आपने अच्छी तरह से याद रखना, बड़ा अहम MCQ अक्सर पेपर में ये पूछा हुआ है। अच्छा, ये क्वेश्चन भी आपको पेपर में पूछ सकता है कि टोटल नंबर ऑफ एटीपी कितने बनते हैं। फिर ये जो चीजें मैंने आपको 2 मेंशन की हैं, इसको भी आपने अच्छी तरह से याद रखना है कि एक NADH हमें कितने एटीपी देगा, 3 एटीपी, और एक FADH2 हमें कितने देगा, 2 एटीपी देगा। इस चीज को आपने याद रखना है। बाकी एरोबिक रेस्पिरेशन की हमने बात की थी, तो इसमें कितने हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एटीपी बने हैं, 36 बने। तो ये सारा हमारा पास समराइज हो गया, हमारा जो हमने रेस्पिरेशन की बात की थी। तो यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको आज के टॉपिक की समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।